हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी को। इसमें हमने 20 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। स्टार्ट करते हैं आज 21 नंबर क्वेश्चन से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। और 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लो सैलिनिटी इन इक्वेटोरियल रीजन देन द पोलर एरियाज। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेंटेन करने के लिए लो सैलिनिटी इक्वेटोरियल रीजन में पोलर एरिया से? तो पहले बताने हैं काम विंड at the equator, cloud and convective rainfall throughout the year, lesser sunshine and lesser precipitation in the polar region। और हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि काम विंड्स हमें देखने को मिलता है इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लो सैलिनिटी में, ठीक है। आपको पता है डोल्ड्रम्स जो है वो पाया जाता है इक्वेटर पे 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच में। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लाउड्स एंड कन्वेक्टिव रेनफॉल थ्रू आउट देयर, यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन्स पे क्या होता है एक्चुअली कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर जो होता है, हाई मॉइस्चर भी होता है, वो प्रमोट करता है किस चीज़ को, कन्वेक्शन करंट, राइज ऑफ द एयर को प्रमोट करता है और ये कॉज करता है कन्वेक्टिव रेनफॉल को। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। क्लाउड्स और कन्वेक्टिव रेनफॉल जो होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर होते हैं। लेसर सनशाइन एंड लेसर प्रेसिपिटेशन इन पोलर रीजन, और ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। लेसर सनशाइन और लेसर प्रेसिपिटेशन किस चीज़ का, लो सैलिनिटी का पोलर एरियाज में। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और सैलिनिटी एट इक्वेटर इज फाउंड टू बी 34%। सैलिनिटी जो इक्वेटर पे होता है वो कितना होता है, 34% होता है। नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में सैलिनिटी का जो रेंज होता है वो 32 to 34% का होता है। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, जो सैलिनिटी होती है वो लो होती है क्योंकि काम विंड होता है और अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वाटर, वहाँ पे हमें क्लाउड्स और कन्वेक्टिव रेनफॉल भी देखने को मिलता है। पोलर रीजन में क्या होता है कि सैलिनिटी लो होने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि वहाँ पे लेस सनलाइट होता है, लेस रेनफॉल होता है और मेल्टिंग ऑफ स्नो भी सीजनेबल होता है। ओशनिक मोमेंट्स एंड वेव टाइड्स एंड करेंट्स के बारे में अब हम देखेंगे। इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ अपनी डिटेल वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके जरूर देखें। पहला स्टेटमेंट है कि which of the following is are correct about the sea wave। सी वेव के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है सी वेव आर ऑसिलेटरी मोमेंट विथ अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर। सेकेंड है सी वेव्स ओरिजिनेट ड्यू टू द मोमेंट्स ऑफ द विंड्स। वेलोसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द वेव्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग सी वेव्स। तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है कि सी वेव जो है ऑसिलेटरी मोमेंट होता है, किस चीज़ का, अल्टरनेट राइज एंड फॉल होता है सी वाटर का, बिल्कुल सही बात है, इससे वेव का जनरेशन होता है। सी वेव ओरिजिनेट ड्यू टू द मोमेंट ऑफ विंड्स, और इसका ओरिजिनेशन क्यों होता है, मोमेंट ऑफ विंड्स की वजह से होता है सी वेव का ओरिजिनेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वेलोसिटी और ड्यूरेशन जो विंड का होता है वो अफेक्ट करता है किस चीज़ को, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स का, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सी वेव्स जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, वो रिजल्ट करता है किस चीज़ को, राइज एंड फॉल ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर। और वेव्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ओशन वाटर का। ओशन वेव्स आर एक्चुअली एनर्जी। ओशन वेव्स क्या होता है, एक्चुअली में एनर्जी होता है, और दिस एनर्जी फॉर्म्ड फॉर द वेव इज प्रोवाइडेड बाय द विंड। और ये एनर्जी जो होता है वेव का वो किसके द्वारा प्रोवाइड होता है, विंड की तरह। सी वेव ओरिजिनेट ड्यू टू द मोमेंट ऑफ द विंड, और ये सी वेव का जनरेशन ही क्यों होता है, मोमेंट ऑफ विंड की वजह से। वेलोसिटी जो होती है विंड की और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो अफेक्ट करता है फॉर्मेशन में सी वेव्स का। ठीक है, सब हमें पता है। मोर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करता है वेव को ज़्यादा हायर लेवल तक। 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 23rd नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सी वेव इज फॉर्म्ड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इरेगुलर एंड chaotic sea wave patterns formed in the ocean is known as the sea wave. A wave with regular and uniform pattern forms the
forms a swirl in the ocean. Breaking waves formed in the coastal region are known as surf. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला ही स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सी वेव में एनर्जी, वेव जो होता है एक टाइप का एनर्जी होता है, उसका जो होता है वो मोमेंट होता है, ट्रैवल करता है वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं होता है। इरेगुलर और क्योटिक पैटर्न जो होता है वेव का वो फॉर्म करता है सी वेव का। तो ये बिल्कुल सही बात है। वेव विथ रेगुलर और यूनिफॉर्म पैटर्न जो होता है वेव का वो किस चीज़ को फॉर्म करता है? वो स्वर्ल को फॉर्म करता है ओशन में। ब्रेकिंग वेव्स फॉर्म द कोस्टल रीजन आर नोन एज, ब्रेकिंग वेव्स फॉर्म होता है कहाँ पे? जब वेव जो है वो कोस्टल रीजन पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? सर्फ का। ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो वेव जो होता है वो एक टाइप का एनर्जी होता है और नॉट वाटर एज सच विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। और वेव जो होता है एनर्जी के फॉर्म में ओशन सरफेस पे मूव करता है। दिस एनर्जी फॉर्म्स द फॉर द वेव इज प्रोवाइडेड बाई द विंड। और ये जो वेव है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? विंड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मूवमेंट ऑफ इच पार्टिकल इन अ सर्कुलर मैनर, सर्कुलर मैनर में पार्टिकल्स मूव करता है। मोस्ट ऑफ द वेव प्रेजेंट इन द ओशन सर्फेस आर विंड जनरेटेड वेव होते हैं। फ्रिक्शन फ्रॉम द विंड मूविंग ओवर द वाटर कॉजेज वाटर मूव अलॉन्ग विद द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है और हमें बताना है कि कौन सा जो वेव है वो किस टाइप का है। टाइप्स ऑफ सी वेव, अब उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन कैसे मैच करता है। कैटास्ट्रॉफिक वेव, स्टॉर्म वेव, सीच और इंटरनल वेव्स। तो जो कैटास्ट्रॉफिक वेव होते हैं वो कैसे वेव होते हैं? वो सडन वेव होते हैं और कॉज ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह। जो ओशन में कोई टेक्टोनिक मूवमेंट्स अगर होता है तो जिस वेव का जनरेशन होता है उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक वेव। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। और स्टॉर्म वेव किसको कहते हैं? स्टॉर्म वेव्स का फॉर्मेशन जब स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन हो, तो जब वेव का जनरेशन हो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से तो वो होता है स्ट्रॉन्ग वेव और स्टॉर्म वेव। सीचेस का फॉर्मेशन क्यों होता है? सीचेस जो होता है वो वेव्स विथ नॉट मच मूवमेंट, स्टेशनरी और रेगुलर पैटर्न में जिसका मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं सीचेस। और इंटरनल वेव क्या होता है? इंटरनल वेव जो होता है वो वेव कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ लेयर ऑफ द वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लेयर ऑफ द वाटर में डिफरेंस की वजह से जिस वेव का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल वेव। तो ध्यान रखेंगे कैटास्ट्रोफिक वेव का फॉर्मेशन जब टेक्टोनिक कॉज होता है उसकी वजह से, जब सडन वेव का मोमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग वेव जब विंड जब हो स्ट्रॉन्ग हो तो वहाँ पे सीचेस जो है वो एक्चुअली उसका मोमेंट कब होता है? जब स्टेशनरी, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंट ना हो, स्टेशनरी और रेगुलर पैटर्न में मोमेंट हो। और इंटरनल वेव जो डेंसिटी ऑफ लेयर के बीच में डिफरेंसेस हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कैटास्ट्रोफिक सडन होता है यूजुअली कॉज द सबमरीन अर्थक्वेक। सबमरीन अर्थक्वेक जब कॉज होता है अंडर वाटर और कोस्टल लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन, इन सब चीज़ों की वजह से कैटास्ट्रॉफिक वेव होता है। स्टॉर्म वेव कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग विंड्स हो जैसे कि हरिकेन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म। और ये स्टॉर्म वेव जो होता है वो एसोसिएटेड होता है हाई विंड से। विथ ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म कैन कॉज एक्सट्रीम वेव्स एंड स्टॉर्म सर्जेस। वेव एंड स्टॉर्म सर्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर फ्लडिंग एंड प्रॉपर्टी डैमेज। और ये क्या कॉज करता है? प्रॉपर्टी डैमेज को कॉज करेगा, ऑब्वियसली सीवियर फ्लड भी कॉज करता है। सीच क्या होता है? सीच जो होता है वो स्टैंडिंग वेव होता है, रेगुलर और यूनिफॉर्म पैटर्न का स्टैंडिंग वेव होता है। ठीक है, और ज़्यादा उसमें मोमेंट नहीं होता है। हैव ऑब्जर्व्ड ऑन लेक्स, रिजर्वायर, बे, हार्बर एंड सीज। और ये हमें कहाँ देखने? मेनली इनक्लोज्ड बॉडी में हमें सीच वेव देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरनल वेव क्या होता है? ग्रेविटेशनल वेव दैट अकर्स इन द इंटीरियर सरफेस विद इन द ओशन वाटर। और ये क्यों क्या रिप्रेजेंट कर? रैपिडली चेंजिंग इन द वाटर डेंसिटी। वाटर डेंसिटी जब रैपिडली चेंजिंग हो तो उसकी वजह से जो वेव इमर्ज होता है उसको बोलते हैं इंटरनल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टाइड। तो टाइड के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो हमें बताना है। तो स्ट्रीम ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग ओवर ओशन, राइज ऑफ वाटर इन ओशन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर,
2 times in a day harbor waves due to seismic activities। तो आप सबको पता होगा कि टाइड्स जो होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है, और ये 2 बार अकर होता है दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये रिदमिक और पीरियोडिक राइज और फॉल होता है, और इसको मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब बताया हुआ है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन मून का रोल प्ले होता है। डिटेल वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। द कॉज ऑफ द टाइड इज स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ द पीरियोडिक टाइड्स। तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है अकरेंस ऑफ द पीरियोडिक टाइड्स का, हमें बताना है। तो मून्स ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी ऑन अर्थ, सन ग्रेविटेशनल पुल और ANC। तो यहाँ पे मून का ग्रेविटेशनल पुल और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके फॉर्मेशन में, पीरियोडिक जो टाइड का फॉर्मेशन होता है उसमें। ठीक है, द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस अ डे, इसको कहते हैं पीरियोडिक टाइड। मून का ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो ग्रेट एक्सटेंट पर होता है, क्योंकि मून जो होता है वो अर्थ के नज़दीक होता है, और इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सन्स ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ का रोल नहीं होता है पीरियोडिक टाइड में। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ द अकरेंस ऑफ द टाइड्स। तो टाइड्स के अकर होने का क्या बेनिफिट है ये हमें बताना है। टाइड मेक्स नेविगेशन ऑफ लार्ज शिप इजियर, फिशिंग बिकम इजियर विद द अकरेंस ऑफ द टाइड, टाइड हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेनफॉल इन ड्राई रीजन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि टाइड का इंपॉर्टेंट रोल होता है नेविगेशन में, सीप का जो नेविगेशन होता है उसमें टाइड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिशिंग जो हो जाता है वो ईजियर हो जाता है जब टाइड का अकरेंस होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन टाइड कैसे रोल प्ले करेगा रेनफॉल इन ड्राई रीजन में, ये नहीं होगा। टाइड मेनली ओशन मतलब लैंड से नहीं होता है, ये मेनली वाटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, स्टेटमेंट बी हो मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। तो बेनिफिट्स अगर हम देखें टाइड्स का, तो टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हार्बर्स करते हैं किस चीज़ को, नियर रिवर, स्पेशली हार्बर नियर रिवर विद इन द एस्चुरी हैविंग सैलो एट द एंट्रेंस, और ये प्रिवेंट करता है शिप एंड बोट्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हार्बर, और ये हेल्प करता है किस में, नेविगेशन में। The raise of water level close to the source, this helps the ship to arrive at the harbor more easily. Tides generally help in making some of the rivers navigable for ocean-going vessels. तो tide का important role होता है किसमें, river के navigation में for ocean-going vessels का। The high tides also help in fishing. High tides किस में help करता है, fishing में भी help करता है। बहुत सारे जो fishes होते हैं वो close आ जाते हैं किसके, shore के। tide में बहुत सारे जो फिशेज आते हैं वो शोर के, और ये इम्पैक्ट करता है किसको, किसके लिए हेल्पफुल होता है, फिशरमैन के लिए। और रेनफॉल प्ले नहीं करते हैं ड्राई रीजन में। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइड इज आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द टाइड। द हाइएस्ट टाइड आर नोन एज स्प्रिंग टाइड, द लोएस्ट टाइड आर नोन एज निप टाइड। ठीक है, तो हाईएस्ट टाइड जो होता है वो स्प्रिंग टाइड होता है, लोएस्ट टाइड जो होता है वो निप टाइड होता है, स्प्रिंग टाइड अगर व्हेन मून इज इन फर्स्ट क्वार्टर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि हाईएस्ट टाइड जो होता है कब होता है, स्प्रिंग में, जब सन और मून जो है एक ही लाइन में होते हैं तब वहाँ पे हाईएस्ट टाइड, और जब सन यहाँ पे होता है मून जो है वो यहाँ पर होगा तब होगा निप टाइड। तो ये ध्यान में रखेंगे, बाकी आप डिटेल वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लोवेस्ट टाइड का फॉर्मेशन होता है निप टाइड में, जब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दोनों का परपेंडिकुलरली लगता है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। स्प्रिंग टाइड अकर्स व्हेन मून इज इन फर्ने, पैरेलली होता है तब होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो पोजीशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ हैव डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द हाइट ऑफ द टाइड। तो मून का और सन का पोजीशन डायरेक्ट रोल प्ले करता है हाइट ऑफ द टाइड में। व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन द हाइट ऑफ टाइड इज हाई। सन मून
और अर्थ जो है जब स्ट्रेट लाइन में हो तो क्या होगा, हाई टाइड का फॉर्मेशन हो। दिस टाइप ऑफ टाइड्स आर कॉल्ड एज स्प्रिंग टाइड्स और हाई टाइड्स। दे अकर ट्वाइस अ मंथ, वन ड्यूरिंग द फुल मून पीरियड एंड द अदर ड्यूरिंग द न्यू मून। तो ये 2 बार होता है, एक फुल मून के टाइम पे और एक न्यू मून के टाइम पे, मंथ में 2 बार होता है। देयर इज अ गैप ऑफ 7 days बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड निप टाइड। स्प्रिंग और निप टाइड के बीच में गैप होता है कितने दिन का, 7 दिन का। एट दिस टाइम द सन एंड मून आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर। सन और मून जो होते हैं एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, मैंने बता दिया आपको। द अट्रैक्शन ऑफ द मून इज लेस देन द रिपल्सिव फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल लाइक स्प्रिंग टाइड। दिस टाइड ऑल्सो बिकम अ ट्वाइस इन अ मंथ। निप टाइड भी 2 बार होते हैं। स्प्रिंग टाइड अकर्स व्हेन द मून इज आइदर न्यू और फुल एंड क्लोजेस्ट टू द अर्थ। 29th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द निप एंड स्प्रिंग टाइड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द निप और स्प्रिंग टाइड से। देयर यूजुअली 2 स्प्रिंग टाइड्स इन अ मंथ। देयर इज अ गैप ऑफ 21 days बिटवीन स्प्रिंग एंड निप टाइड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब हमने जस्ट देखा कि 7 days का गैप होता है स्प्रिंग और निप टाइड के बीच में, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। देयर यूजुअली 2 स्प्रिंग टाइड्स इन अ मंथ। बिल्कुल 2 स्प्रिंग टाइड और 2 निप टाइड हो सकता है, तो बिल्कुल फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट है। स्प्रिंग टाइड बिकॉज स्प्रिंग टाइड अकर्स ट्वाइस अ मंथ, वन ड्यूरिंग द फुल मून और अदर जो होता है वो न्यू मून के टाइम पे होता है। स्प्रिंग टाइड्स जो होता है हाईएस्ट टाइड्स होता है, और जब सन और मून जो होते हैं एक रो में होते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग assertion एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें करेक्ट कोड इसमें चूज करना है। द हाइट ऑफ टाइड वेरीज एट डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ। द पोजिशन ऑफ अर्थ कंटिन्यूसली चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द मून एंड द सन। तो क्या सही होगा इसमें, तो पहला जो है हाइट ऑफ टाइड जो होता है वेरीज करता है डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। बिल्कुल सही बात है कि जो हाइट होता है टाइड्स का वो डिफरेंट प्लेसेस पे वेरी करता है। सेकेंड जो है जो पोजिशन ऑफ द अर्थ कंटिन्यूसली चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द मून एंड द सन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो अर्थ का जो पोजीशन होता है मून के रिस्पेक्ट में और सन के रिस्पेक्ट में वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, और इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, जो टाइड का जो हाइट होता है उसके वेरिएशन में। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है किसके, एसेशन का। तो ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीरियडिकल राइज और फॉल जो होगा सी लेवल का वंस और ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिक टाइड। कोस्टल टाइडल रेंज वेरी ग्लोबली एंड कैन वेरी एनीवन फ्रॉम 0 to more than 16 मीटर। और जो कोस्टल टाइडल रेंज जो होगा वो वेरी कर सकता है 0 से 16 मीटर तक का। ठीक है, टाइड ऑल्सो डिफर इन हाइट ऑन ए डेली बेसिस। और टाइड जो है डिफर भी करता है, डेली बेसिस पे भी डिफर करता है, कोस्टल टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, मून के पोजीशन पे भी, सन के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, अर्थ की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। 31st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकरेंस ऑफ टाइड ऑन अर्थ इज करेक्ट। तो अकरेंस ऑफ टाइड रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। टाइडल डेप्थ एंड हाइट इज सेम इन ऑल वाटर बॉडीज ऑफ ऑन अर्थ। Tides are mainly caused due to the sun's attraction. Tides are greatest when moon is placed in the first quarter. Tides occur at regular interval. तो पहला स्टेटमेंट जो होता है टाइडल डेप्थ और हाइट जो होता है सारे वाटर बॉडीज में सेम। अभी हमने जस्ट देखा ना कि अर्थ के पोजीशन और लैंड के कॉन्फ़िगरेशन, जो वाटर बॉडीज़ का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सब जगह सेम नहीं होता है। पहले स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। टाइड्स जो मेनली नहीं सन के अट्रैक्शन से नहीं होता है, मून के अट्रैक्शन। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, टाइड्स के फॉर्मेशन में। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। टाइड्स आर ग्रेटेस्ट व्हेन द मून इज फर्स्ट क्वार्टर में होगा तो वहाँ पर नीप टाइड का फॉर्मेशन होगा, जबकि जब तीनों ही एक रो में होगा तो वहाँ पे स्प्रिंग टाइड का फॉर्मेशन होगा। और स्प्रिंग टाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग और ग्रेटेस्ट टाइड्स होता है। टाइड्स अगर एट रेगुलर इंटरवल, टाइड जो है रेगुलर इंटरवल पे होते रहते हैं, दिन में 2 बार होता है। ठीक है, 2 times इन अ डे। तो देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में कि अर्थ रोटेट थ्रू 2 tidal bulges ऑन ईच लूनार डे। कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस करते हैं 2 हाई टाइड 2 लो टाइड्स को एवरी 24 hours एंड 50 मिनट। 24 घंटे 50 मिनट में जो कोस्टल रीजन होता है वो एक्सपीरियंस करते हैं 2 हाई टाइड्स को एंड 2 लो टाइड्स को।
हाई टाइड जो अकर होता है 12 घंटे 25 मिनट के इंटरवल पे अकर होता है। टाइडल डेप्थ और हाइट जो होता है डिफरेंट होता है ऑल वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ में। और टाइड्स जो होता है मेनली कॉज ड्यू टू द सन एंड मून्स अट्रैक्शन। तो टाइड्स जो होता है मेनली सन और मून की अट्रैक्शन और जिसमें मून का जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइड्स। टाइड्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑन द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द मून टाइड्स आर कॉज ड्यू टू मून्स अट्रैक्शन। On the side of Earth which is away from the moon, tides are caused by the sun's attraction. Force of attraction of moon is much greater than the force of attraction of sun. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑन द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द मून टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द मून्स अट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है कि जिस साइड पे जो अर्थ जो है फेस कर रहा है मून को, वहाँ पे मून का अट्रैक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑन द साइड ऑफ द अर्थ विच इज़ अवे फ्रॉम द मून टाइड्स आर कॉज्ड, नहीं, वहाँ पे भी मून का ही रोल प्ले होता है और उसमें जो अट्रैक्शन होता है थोड़ा कम हो जाता है, तो ये गलत है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून इज मच ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन। ये हमने देख लिया है। फर्स्ट और थर्ड जो है जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इन फ्रंट ऑफ द मून इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द मून्स अट्रैक्शन और रिस्पॉन्सिबल होता है कॉज करने के लिए टाइड्स को। इवन दो द सन इज मच मोर मासिव एंड देयरफॉर हैज ए स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी देन द मून। किसकी ग्रेविटी? जो सन होती है वो मोर मासिव है, हैज ए स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी, लेकिन जो मून है वो क्लोजर होता है और क्लोजर होने की वजह से इसका जो इम्पोर्टेंस, इसका जो रोल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? सन के कंपैरिजन। सन बड़ा और स्ट्रॉन्ग, उसका ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर होने के बावजूद भी जो मून होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सन हैज़ लोअर अट्रैक्शन पावर देन द मून इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ। सन टाइड्स generating force is about half of the moon because sun is 390 times further from the earth than the moon. Farther. 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस अ टाइडल बोर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली डिफाइन करता है टाइडल बोर को? हमें बताना है। राइज ऑफ वाटर इन एन एस्टुरी ड्यू टू सिस्मिक एक्टिविटीज। अ वर्टिकल वॉल ऑफ वाटर राइजिंग अप स्ट्रीम इन एन एस्टुरी। Inward and outward movement of water in a gulf. Tide with the maximum altitude in a water body. तो टाइडल वॉर क्या होता है ये हमें बताना है। तो टाइडल वॉर एक्चुअली क्या होता है? वर्टिकल वॉल ऑफ वाटर होता है राइजिंग अप स्ट्रीम इन द एस्चुरी। तो एस्चुरी में जो वर्टिकल वॉल ऑफ वाटर होता है और अप स्ट्रीमिंग, जो राइजिंग अप स्ट्रीम, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। A tidal war occurs along a coast where river empties into the sea. ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है टाइडल वॉर? ये हमें देखने को मिलता है कोस्टल रीजन पे, जहाँ पे जो रिवर्स होती हैं वो ड्रेन होती हैं सीज में और ये स्ट्रॉन्ग टाइड होता है और ये पुश करता है रिवर को अप स्ट्रीम होने में। It should have narrow outlet to the sea. However, the estuary or the place where the river meets the sea must be wide and flat. However, the estuary or the place where the river meets the must be wide और flat होना चाहिए, नहीं तो क्या फॉर्मेशन होगा? टाइडल बोर का फॉर्मेशन होगा। The occurrence of tides forms tidal current in the Gulf. Which among the following condition must be fulfilled for the occurrence of tidal current in the Gulf? तो जो टाइडल करंट जो होता है गल्फ में, उसके लिए कौन सा जो कंडीशन होना चाहिए वो फुलफिल होना चाहिए। तो गल्फ मस्ट हैव ए स्टीप स्लोप, गल्फ मस्ट हैव ए सैलो वाटर, द गल्फ मस्ट बी कनेक्टेड टू द सी बाय नैरो चैनल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होना चाहिए टाइडल करंट को फॉर्मेशन के लिए। किस में? गल्फ में। तो थर्ड नंबर क्या है? जो गल्फ होता है वो कनेक्ट होना चाहिए सी से नैरो चैनल के द्वारा और वहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका? टाइडल करंट का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। When Gulf is connected with open sea by a narrow channel, water flows into the Gulf at the time of high tide and comes out of the Gulf at low tide.
देर इज नो नीड फॉर स्लोप इन द गल्फ फॉर द टाइड टू अराइज एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव सैलो वाटर इन द गल्फ। तो वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि सैलो वाटर होना चाहिए और स्लोप होना चाहिए गल्फ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 35 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।